हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। आज अपन जो टॉपिक लेके आए हैं पीपीएल के अंतर्गत लैंग्वेज कैटेगरीज कि अपन लैंग्वेज को कितनी श्रेणियों में बांट सकते हैं। तो अपन यहाँ पे लैंग्वेज की डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज की स्टडी करेंगे। तो अपन एक जो कंप्यूटर की जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज है उसको अपन 5 कैटेगरी में डिवाइडेशन कर सकते हैं। तो कई बुक्स में क्या है 4 कैटेगरीज भी दे रखी है, बाकी अपन यहाँ 5 कैटेगरीज में डिवाइडेशन करेंगे एक लैंग्वेज को, कंप्यूटर की जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज है। तो अपनी जो फर्स्ट कैटेगरी है इम्पेरेटिव लैंग्वेज, मतलब अनिवार्य लैंग्वेज कह दो। तो ये जो लैंग्वेज की जो कैटेगरी है जो कंप्यूटर के आर्किटेक्चरल है ना, आर्किटेक्चर के हिसाब से ये पूरी डिजाइन की हुई है। तो अपन जो अधिकांशतः कंप्यूटर यूज करते हैं तो उन कंप्यूटर पे अपन कौन सी लैंग्वेजेज यूज करें। तो अपन इन कंप्यूटर्स के लिए जो लैंग्वेज यूज करेंगे वो इम्पेरेटिव लैंग्वेज कहलाती है। तो द लैंग्वेज डिजाइंड है ना अराउंड द प्रिविलेंट, मतलब अधिकांशतः है ना प्रचलित, मतलब कंप्यूटर आर्किटेक्चर, कंप्यूटर का जो पूरा स्ट्रक्चर होता है तो उसके आसपास ही है ना यूज होती है, मतलब अराउंड द प्रिविलेंट है ना, अधिकांशतः मतलब ये प्रचलित वे में कह दो आप। तो द लैंग्वेज डिजाइंड अराउंड द प्रिविलेंट कंप्यूटर्स आर्किटेक्चर, दीज लैंग्वेज आर कोल्ड इम्पेरेटिव लैंग्वेज, इनको है ना कंप्यूटर के लिए अनिवार्य लैंग्वेज कह सकते हैं। तो इसमें क्या क्या फीचर्स होता है, तो सेंट्रल फीचर्स आर वेरिएबल्स, इस इन लैंग्वेज में मेमोरी के अंदर अपन वेरिएबल का डिक्लेरेशन कर सकते हैं, असाइनमेंट स्टेटमेंट को यूज में ले सकते हैं, इटरेशन प्रोसेस को यूज में ले सकते हैं। तो ये हर लैंग्वेज में ये है ना कंसेप्ट मिलेगा, सेंट्रल फीचर्स का आप इन लैंग्वेज का। तो इन लैंग्वेज में इम्परेटिव लैंग्वेज में जो अपन एग्जांपल देखें तो सी लैंग्वेज आपके इम्परेटिव लैंग्वेज कह सकते हो, पास्कल लैंग्वेज कह सकते हो। इससे पहले अपन यूज करते थे जैसे बेसिक लैंग्वेज भी अपन कह सकते हैं। तो ऐसे ना और भी कई लैंग्वेजेज हो सकती है, बाकी सी और पास्कल ये इम्परेटिव लैंग्वेज कह सकते हैं अपन ये। और फिर नेक्स्ट अपनी सेकंड नंबर की जो कैटेगरी है फंक्शनल लैंग्वेज। अब फंक्शनल में क्या होगा कि अपन कोई भी काम करेंगे तो अपने पास काम करेंगे तो अपन को नहीं इनमें लॉजिक की कम रिक्वायरमेंट रहेगी, अपन फंक्शंस को यूज करके फंक्शंस में पैरामीटर देके अपन सॉल्यूशन प्राप्त कर लेंगे। कई बार होता है ना कि अपन को जैसे कोई भी टास्क है या कोई भी अपन को कोई भी है ना जॉब को इवालुएट करना हो, तो कोई भी अपन है ना जॉब इवालुएट करेंगे तो हर जॉब के लिए फंक्शंस बना दिए, तो फंक्शन से अपना डायरेक्ट काम हो जाता है। फंक्शंस में अपन पैरामीटर पास करेंगे और डायरेक्ट अपन को है ना सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो फंक्शनल लैंग्वेज फंक्शंस पे पूरी डिपेंड है। तो द लैंग्वेज इज वन इन विच द प्राइमरी मीन्स ऑफ मेकिंग कंप्यूटेशन, कोई भी अपन कंप्यूटेशंस को बनाएंगे है ना या मेकिंग करेंगे तो इज बाय अप्लाइंग है ना, इसका जो मेन रहेगा कंसेप्ट अप्लाइंग फंक्शंस टू गिवन पैरामीटर। पैरामीटर होता है फंक्शंस को जब अपन एग्जीक्यूट करेंगे तो कुछ डेटा उसमें पास करेंगे, तो फंक्शंस के साथ में जो अपन पैरामीटर या वैल्यू को सेंड करते हैं फंक्शंस उनको रिसीव करता है, देन अपन को कैलकुलेट करके रिजल्ट्स देता है। तो अपन है ना इसमें क्या यूज करेंगे अप्लाइंग फंक्शंस टू गिवन पैरामीटर्स, तो दीज लैंग्वेज कॉल्ड द फंक्शनल लैंग्वेज। तो इसका अगर एग्जांपल देखें तो लिस्प, लिस्ट प्रोसेसिंग, ये है ना मैक्सिमम फंक्शंस पे इसका पूरा वर्किंग प्रोसेस है। मशीन लर्निंग, स्कीम, ये 3 लैंग्वेज का अपन यहाँ एग्जांपल दे सकते हैं अपन। तो ये फंक्शनल लैंग्वेज के अंतर्गत आएगी। फिर तीसरी जो अपन कैटेगरी कर सकते हैं लॉजिक, लॉजिक बेस है ना अपनी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज अपन अलग से कैटेगराइजेशन कर सकते हैं। तो लॉजिक बेस में क्या होता है कि पहले से ही आपके कोई स्पेसिफाइड है ना एक पर्टिकुलर ऑर्डर में कोई ऑर्डर फिक्स नहीं होगा, अपन लॉजिक पूरा यूज कर सकते हैं अपन है ना। तो ये रूल बेस्ड कह दो, एक लॉजिक बेस्ड कह दो कि कोई भी काम करोगे तो वो उसके लिए अपन को लॉजिक पूरा अप्लाई करना होगा। तो ये रूल्स बेस्ड, ये हो गया रूल्स आर स्पेसिफाइड इन नो पर्टिकुलर ऑर्डर, कि आपके जो रूल्स होंगे है ना जो नियम होंगे उनका कोई विशेष कोई ऑर्डर नहीं होगा, नो पर्टिकुलर ऑर्डर। तो ये डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग कह सकते हैं अपन इनको। तो इसके अंतर्गत आती है प्रोलॉग, प्रोग्रामिंग लॉजिक। प्रो का मतलब हो गया प्रोग्रामिंग और एलओजी का मतलब हो गया लॉजिक। तो ये प्रोलॉग है ना इसके अंतर्गत ये पूरी लॉजिक बेस्ड लैंग्वेज कह दो आप इसको, डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कह दो। फिर नेक्स्ट अपनी जो कैटेगरी आएगी फोर्थ नंबर की ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज।
अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज अभी रिसेंटली अपन मैक्सिमम यूज करते हैं। तो इस कैटेगरी में अपन क्या करते हैं कि एल्गोरिथम्स को या लॉजिक को तो कम प्रिफर्ड करेंगे, और अपन क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को मेन बेस बना के फिर काम करेंगे। ऑब्जेक्ट के अंदर ही अपना सब कुछ, मतलब अपना पूरा डेटा भी रहेगा, फंक्शंस भी रहेगा, ऑब्जेक्ट में ही आ जाएगा पूरा। तो ऑब्जेक्ट को लेके फिर अपन पूरी प्रोग्रामिंग करें। तो द लैंग्वेज इन विच द ऑब्जेक्ट आर यूज्ड, कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में ऑब्जेक्ट्स को यूज करेंगे। ऑब्जेक्ट में आपका डेटा होगा, ऑब्जेक्ट में आपका पूरा मेथड्स होगा, मेथड और डेटा को पूरा कंबाइंड करके एक सिंगल अपन है ना यूनिट बनाएंगे। तो फिर उस यूनिट के उस यूनिट को यूज करते हैं, फिर ऑब्जेक्ट क्रिएट करके फिर देन अपन प्रोग्रामिंग करेंगे। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में मेन है ना फोकस ही अपन ऑब्जेक्ट के ऊपर करते हैं पूरा। द ऑब्जेक्ट है वो बोथ, ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होता है, डेटा मेंबर भी होता है एंड मेंबर फंक्शंस भी होता है। कि आप क्या काम करोगे तो डेटा चाहिए, डेटा में है ना क्या मैनिपुलेट करोगे तो फंक्शंस चाहिए। तो फंक्शंस क्या करेंगे, डेटा को पूरा ऑपरेट करेंगे। तो डेटा को और ऑपरेट को एक साथ बाइंड करो और देन ऑब्जेक्ट क्रिएट करो, फिर देन यूज करो। द कंसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ प्रोसीजर, है ना। तो ये भी अपन इसके लिए अच्छा पॉइंट है। द कंसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ प्रोसीजर्स, प्रोसीजर मतलब फंक्शंस को अपन यूज करते हुए फिर अपन प्रोग्रामिंग कर लेते हैं अपन। दीज लैंग्वेज आर कॉल्ड होप्स, डबल ओपीएस, होप्स भी कह सकता हूँ मैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग्स। डेटा एब्स्ट्रैक्शंस, इनहेरिटेंस, लेट बाइंडिंग, है ना। ये ऐसे अपना ये डेटा एब्स्ट्रैक्शंस हो गया, डेटा इनकैप्सुलेशन हो गया, ये पूरे ऑब्जेक्ट के मेन है ना फीचर्स में आ जाते हैं। तो ग्रीव आउट ऑफ इम्परेटिव लैंग्वेज, है ना, ये जो जनरेट हुई है वो इम्परेटिव लैंग्वेज के बाद जनरेट हुई है, उन्हीं को लेके बनाई गई है। तो इम्परेटिव कहीं तो इस पोर्शन को, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को इम्परेटिव में भी दे रखा है। तो ये इम्परेटिव लैंग्वेज से ही मतलब ग्रीव का मतलब होता है कि उत्पन्न की हुई है। तो इसमें जावा है ना, सी प्लस प्लस है, सी डॉट नेट है, ऐसे और भी कई सारी है ना लैंग्वेज आ सकती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में। तो अपने पास ये फोर्थ कैटेगरी हो गई, है ना। नेक्स्ट कैटेगरी देखिए फिफ्थ नंबर पे, मार्कअप लैंग्वेज। तो मार्कअप लैंग्वेज का थोड़ा सा अलग स्पेशल रोल होता है। तो इनको पूरी मार्किंग करके, टैग्स के थ्रू मार्किंग करके फिर देन इसको एग्जीक्यूट करवाते हैं अपन। तो मार्कअप लैंग्वेज एक तरह से न्यू लैंग्वेज कह सकते हैं अपन इनको। तो नॉट ए प्रोग्रामिंग है ना पर से, बट यूज्ड टू स्पेसिफाई द है ना लेआउट ऑफ इंफॉर्मेशन इन वेब डॉक्यूमेंट्स। तो इनका अपन जो पूरा लेआउट या जो डिजाइन करते हैं वेब डॉक्यूमेंट्स के लिए अपन इनको यूज में ले सकते हैं। तो इसके अंतर्गत आती है XHTML, है ना, एक्सटेंडेड हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, XML, है ना, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, STL है, XSLT है। तो अपन जावा सर्वर पेज है या जावा स्टैंडर्ड टैग लाइब्रेरी है, JSTL है, एंड एक्सटेंसिबल स्टाइल सीट लैंग्वेज है ना, ट्रांसफॉर्मेशन है, तो XSLT है। तो ये सब मार्कअप लैंग्वेज में आ जाती है। तो अपन के पास है ना चार मेजर कैटेगरी हो गई आपकी, चार के पांच हो गई। तो पहली तो आपको याद हो गया इम्परेटिव, दूसरी आपको याद हो गया कि फंक्शनल, तीसरी आपकी लॉजिक, लॉजिक बेस्ड है ना कंप्यूटर लैंग्वेजेस ही कह दो, या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड चौथा नंबर पे, और देन फिफ्थ नंबर पे मार्कअप लैंग्वेजेस। तो अपन पांच डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर लैंग्वेज का पूरा वो कर सकते हैं ना, श्रेणीबद्ध कर सकते हैं अपन लैंग्वेज को। तो पांच इसकी मेजर श्रेणियां हो गई। और अगर अपन देखें कंप्यूटर की जो यूज करें, कंप्यूटर का जो डेवलपमेंट हुआ, है ना, तो टेक्नोलॉजी भी धीरे धीरे ना चेंज हो गई। एक अपन पुरानी टेक्नोलॉजी को देखें, एक आज की टेक्नोलॉजी को देखें, तो सब कुछ चेंजेज है। तो जैसे जैसे कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी है ना, या कंप्यूटर की शक्ति है ना, या उसका वो कह दो मतलब यूज करने का जो कंसेप्ट है, जैसे जैसे बढ़ता गया, है ना, पावर ऑफ कैपेसिटी का दो, तो देन अपन है ना लैंग्वेज को भी चेंज करते गए। तो यहाँ पे अपन देखें कि अगर एक पूरी सूची देखें लैंग्वेज की, और उनको पूरा अगर अपन कैटेगराइजेशन करें तो एक लंबी सूची हो जाती है। तो आपको मेजर तो पांच तो याद रखनी है। अगर आप एक्स्ट्रा में कुछ याद करो क्लासिफिकेशन इसका पूरा, तो एक कंप्लीट इसकी है ना एक ये कैटेगोरिकल लिस्ट आप देख सकते हो, है ना, पूरी पूरी कंप्लीट लिस्ट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को। तो अपन फिर भी इनको एक क्लासिफिकेशन का एक ऐसे कोई रूल रेगुलेशन फिक्स नहीं है, फिर भी यहाँ मैक्सिमम में कोशिश की गई है कि इनके डिफरेंट डिफरेंट अपन ने कैटेगराइजेशन करके कई सारे पार्ट में लैंग्वेजेस को डिवाइडेशन कर दिया।
तो लैंग्वेज का जो डिवाइडेशन है स्पेसिफिक टास्क है ना, उसकी यूटिलिटीज है, किस तरह का आपको काम करना है, तो है ना, किस तरह का है ना यूज करना है, तो देन अपन को कई सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज अवेलेबल है। तो मार्केट ट्रेंड्स को देखते हुए मार्केट में डिफरेंट डिफरेंट टाइप का जॉब होता है, तो कई तरह की अपने पास है ना एप्लीकेशंस है, तो उस एप्लीकेशंस को एग्जीक्यूट करने के लिए अपने पास कई तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज है। तो एक अपन पूरी अगर कंप्लीट सूची देखें तो ये अपन को देखो ना, वन बाय वन आप देखते जाओ। तो वेरियस प्रोग्राम्ड डिवाइसेस विद द वेराइटी ऑफ एप्लीकेशंस, है ना, कई सारे एप्लीकेशंस एंड टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर के कई सारे प्रकार, एवरी टाइम है ना, प्रत्येक समय मतलब है ना, देयर देयर arouses a need for specific programming languages to complete specific task। तो arouses का मतलब हो गया एक तरह से उत्पन्न होना हो गया, है ना, तो स्पेसिफिक टास्क के लिए अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज का डेवलपमेंट होता गया। तो एक कंप्लीट कैटेगोरिकल लिस्ट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज इज गिवन बिलो। वेरियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज आर, अब अपन देखें कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज की कैटेगरी देखें कितनी कैटेगरी हो सकती है। तो आप देखो इसकी पूरी सूची देखो। सबसे पहले मैंने लिया है कंपाइल्ड लैंग्वेज। तो कंपाइल्ड लैंग्वेज में क्या होगा कि अपन सोर्स कोड लिख देंगे, सोर्स कोड लिखने के बाद फिर उसको एग्जीक्यूट करवाएंगे, तो अपन को कंपाइलर्स की या ट्रांसलेटर प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट होगी। तो ट्रांसलेटर प्रोग्राम्स उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके फिर उसको है ना एग्जीक्यूट करेगा। तो कंपाइल्ड लैंग्वेज में अपन देखें कौन कौन सी आती है। तो कंपाइल्ड लैंग्वेज में आप देखोगे सी लैंग्वेज कंपाइल्ड लैंग्वेज है, सी प्लस प्लस है ना, सी डॉट नेट है ना, अल्गोल कह दो अल्गोरिथम, है ना, कोबोल है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। फिर फोर्ट्रान है, जावा है, विजुअल बेसिक है ना, स्मार्ट टाक है। तो ये पूरी है ना कंपाइल्ड लैंग्वेज के अंतर्गत आ सकती है मतलब ये। तो एक कंपाइल्ड लैंग्वेज इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन विच वी यूज ए कंपाइलर टू कंपाइल एंड एग्जीक्यूट आवर कोड। द कंपाइलर्स आर जनरली ए ट्रांसलेटर हो गया एक तरह से। तो देट जनरेट मशीन लेवल कोड फ्रॉम आवर रिटर्न सोर्स कोड। जो इसमें अपन प्रोग्रामिंग लिखेंगे वो सोर्स कोड होगा, फिर इसको कंपाइलेशन करके देन मशीन कोड जनरेट करेंगे, देन रन करेंगे। दूसरी कैटेगरी अपनी इंटरप्रिएटेड लैंग्वेज। तो इंटरप्रिएटेड का जो सिंपल सा अर्थ है लाइन बाय लाइन ट्रांसलेटर। तो ये लाइन बाय लाइन जो ट्रांसलेटर का कंसेप्ट अपन रखते हैं, तो ये आपकी इंटरप्रिएटेड लैंग्वेज कह दो। तो एन इंटरप्रिएटेड लैंग्वेज इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन विच विदाउट कंपाइलिंग a program into machine language instructions we can execute instructions directly and freely। the interpreter executes the program line by line, मतलब वन बाय वन है ना, एक एक इंस्ट्रक्शंस को लेता जाएगा, अगर एरर होगी तो पहले क्या उसको करेक्ट करो, देन फिर नेक्स्ट लाइन को फॉलो करेगा। Interpreted a language gives many additional flexibility over compiled implementation like platform independence है, dynamic scoping है, dynamic typing है, etc। तो अपन देखें कंपाइल्ड ये जो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है पाइथन, रूबी, पर्ल, पास्कल, लिस्प, बेसिक, है ना, एपीएल। तो ये आपकी इंटरप्रेटेड लैंग्वेज कह सकते हैं अपन इसको। कई लैंग्वेज है ना कंपाइलर को भी फॉलो करती है, बोथ दोनों को भी फॉलो करती है वो। तो ये अपने पास ये कैटेगरी हो सकती है। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, तो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट कंट्रोल इन एप्लीकेशंस, स्क्रिप्टिंग विच कैन बी एग्जीक्यूटेड इंडिपेंडेंटली ओवर एनी अदर एप्लीकेशंस। तो दे आर वाइडली यूज्ड इन एप्लीकेशंस दैट दे कंट्रोल एंड आर यूज्ड इन ऑटोमेशंस। कि कोई भी अपन को अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को कंट्रोल करना हो तो फिर ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज हो सकती है। तो इसको अपन किसी लैंग्वेज के साथ में यूज कर सकते हैं। तो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में आप देखोगे तो पीएचपी, वीबी स्क्रिप्ट, विंडोज है ना पावर सेल, एफ स्क्रिप्ट, बीन सेल, है ना, ऑटो आईटी, आर, फिर गेम मेकर लैंग्वेज, ये आपके स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में आ सकती है। फिर नेक्स्ट देखो मार्कअप लैंग्वेज। तो मार्कअप लैंग्वेज अपन वेब एप्लीकेशंस में यूज करते हैं मेनली, तो है ना, एक एक तरह से आए हो गया ना। ए मार्कअप लैंग्वेज इज एन आर्टिफिशियल लैंग्वेज दैट यूज्ड फॉर एनोटेटिंग a document so that it is synthetically distinguishable from the text that define how the text is to be displayed। तो इसके अंतर्गत जो आती है मार्कअप लैंग्वेज में
अपन पूरी है ना टेक्स्ट को मार्किंग करके और फिर देन उसको पूरी कोडिंग करते हैं। तो HTML हो गई, XML हो गई, XHTML हो गई, SGML हो गई, है ना, कुर्ल हो गई है। तो ये लैंग्वेज मार्कअप में आती है। प्रोसीजर लैंग्वेज में अपन देखेंगे तो प्रोसीजर लैंग्वेज में भी एक तरह से ये इम्परेटिव लैंग्वेज का ही पार्ट कह सकते हैं अपन, इसमें पूरा एक्टिविटीज को अपन को फॉलो करना होता है। तो ए प्रोसीजर इज ए नथिंग बट ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट कैन बी रेफरेंस्ड थ्रू ए प्रोसीजरल कोड। तो प्रोसीजर बेस्ड लैंग्वेज में है ना हाइपर टाक, गो, PL/C, PLI, है ना, मेटलेब, कोरल, मैथमेटिका, मेटलेब, ये सब प्रोसीजरल लैंग्वेज कर सकते हैं अपन। 6 नंबर पे देखोगे फंक्शनल लैंग्वेज। तो फंक्शनल लैंग्वेज में अपन ने देखा था ना कि इसमें फंक्शंस को यूज करते हुए अपन है ना पैरामीटर को पास करते हुए देन यूज करते हैं अपन। तो इसमें जो फंक्शनल लैंग्वेज हो गई, तो इसमें आपका ये हो गया प्योर, PURE, प्योर फंक्शनल, एगड़ा, एक हो गया SAC, SASL, और एक हो गया कुनेई फॉर्म, एक कुरी, एक हो गया फतार्क, एक हो गया हस्कल, है ना। ये आपके फंक्शनल लैंग्वेज में आ गई। अब इम्प्योर फंक्शनल लैंग्वेज, इसके अंतर्गत आपकी APL है, C++ है ना, ऐसे आपका C.NET है, VB.NET है ना, केलोन है, एक हो गया कोटलिन है, लिस्प हो गया, क्लोजूर हो गया, है ना, जे स्क्रिप्ट हो गया, PHP हो गया, पाइथन हो गया। तो ये इम्प्योर फंक्शनल लैंग्वेज के अंतर्गत अपन इनको कह सकते हैं। फिर लॉजिक बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसमें आप देखोगे तो लॉजिक बेस्ड में है ना प्रोलोग, ये ऊपर भी अपन देख चुके। फिर रूप, ALF, अल्मा जीरो, है ना, कुरी, एक हो गया आपका फ्रिल, एक हो गया जेनस, है ना, ये आपके लॉजिक बेस्ड है। फिर आप देखें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, इसमें भी है ना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में स्केला, C++ है, जावा, पाइथन, C.NET है, रूबी है, स्केला है ना, स्केला डबल बार यहाँ पे आ गया मतलब। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में वही ऑब्जेक्ट को लेके अपन पूरा काम करते हैं अपन। फिर है ना डेटा फ्लो लैंग्वेज में देखोगे तो एनालिटिका है, BMDFM है, हर्ट हर्टमन है ना, ये पाइपलाइंस है, ल्यूसिड है, मैक्स है, OJED है, प्रोग्राफ है ना, प्योर डेटा है। फिर एम्बेडेड लैंग्वेज है, किसी लैंग्वेज के साथ में अपन यूज करें। तो इसमें सर्वर साइड की अलग लैंग्वेज होती है, क्लाइंट साइड की अलग लैंग्वेज होती है। तो सर्वर साइड का जो अपन को है ना कोई भी जैसे इन्फॉर्मेशन को अपन यूज करते हैं, तो सर्वर से जैसे एक्सेस करते हैं क्लाइंट पे इन्फॉर्मेशन आती है। तो कोई भी वेबसाइट को एक्सेस करोगे तो वेबसाइट के जो कंटेंट्स ही होंगे वो सर्वर साइड होंगे, और क्लाइंट पे जो रिसीव करता है इन्फॉर्मेशन, तो क्लाइंट साइड है ना एक टर्मिनल का। तो इसमें सर्वर साइड में PHP है ना, VB स्क्रिप्ट है, ASMX है, TCL है, वेब DNA है। ऐसे क्लाइंट साइड में देखोगे तो एक्शन स्क्रिप्ट है, जावा स्क्रिप्ट है, VB स्क्रिप्ट है ना। तो ऐसे सर्वर साइड की अलग स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज आ गई, क्लाइंट साइड की अलग स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज आ गई। तो जो सर्वर साइड को पूरा कंट्रोल करे है ना, क्लाइंट में कोई फिल्टर होकर इन्फॉर्मेशन आए, तो फिर ये लैंग्वेज का अलग अलग रोल हो जाता है अपन को। तो अपन है ना किस तरह की एप्लीकेशंस डेवलप करना चाहते हैं, तो अपन को उसी तरह का अब कंट्रोल यहाँ से पूरा सीखना होता है। तो मशीन लैंग्वेज में आप देखोगे तो मशीन लैंग्वेज में तो डायरेक्ट जो मशीन को है ना अपन इंस्ट्रक्शन से डायरेक्ट एग्जीक्यूटेबल कोड कर दो आप उसको, तो जिसको कंप्यूटर डायरेक्ट रन कर दे विदाउट कंपाइलर के। तो इसमें ना ARM है, DEC है, x86 है, IBM सिस्टम 360 है, MIPS है, सन है, ओरेकल, स्पार्क है ना। ऐसे ये मशीन लैंग्वेज में डाल सकते हैं। सिस्टम लैंग्वेज में जो सिस्टम प्रोग्रामिंग के लिए मेनली अपन यूज करें, तो लो लेवल कोडिंग के लिए तो एडा है, NIM है ना, रूस्ट है, स्विफ्ट है, ESPOL है। तो इसमें अपन सिस्टम प्रोग्रामिंग लो लेवल कोडिंग करना चाहिए तो अपन कर सकते हैं यहाँ पे। फिर कॉनकरेंट लैंग्वेज में देखोगे, कॉनकरेंट में गो है, जावा है, जूलिया है, क्लोजूर है ना, स्केला है। तो ऐसे अपन और भी देखें मल्टी पैराडाइजम लैंग्वेज। तो मल्टी पैराडाइजम में देखोगे तो एडा, APL, बेटा, C++, C. है ना, कोबरा। ऐसे एक्सटेंशन लैंग्वेज में देखें तो ऑटो, लिस्प, बीन, सेल, पर्ल, पाइक, रूबी। ऐसे अपन इंटरेक्टिव है ना, इटरेटिव लैंग्वेज। तो इटरेटिव लैंग्वेज में देखोगे तो अल्डोर, अल्फार्ड, PHP, CLU और कोबरा, ये आपके इटरेटिव लैंग्वेज का है। तो हार्डवेयर डिस्क्रिप्शंस लैंग्वेज, जो हार्डवेयर को डील करे,
तो इसमें देखोगे तो HDL है, एक ये अलग अलग है, एनालॉग सर्किट्स के लिए अलग है, डिजिटल सर्किट्स के लिए अलग है। तो ये आप ये याद रख सकते हो, है ना। इसका ABEL है, AHDL है ना, तो ये अलग अलग है। VHDL AMS है ना, वेरी लॉग AMS। तो ये आपके हार्डवेयर एनालॉग सर्किट को अलग डील करने के लिए अलग लैंग्वेज, डिजिटल सर्किट को डील करने के लिए अलग लैंग्वेज। ऐसे विजुअल लैंग्वेज में देखोगे तो ये विजुअल लैंग्वेज में एनालिटिका है ना, ब्लॉक की है, एक ड्राकोन है, एक हो गया फैब्रिक, एक स्क्रैच, सिमुल लिंक हो गया, स्प्रेड शीट्स हो गया। ऐसे लिस्ट बेस्ड लैंग्वेज में लिस्ट पर आर का क्लोजर है, आर डायलेन जो ही है। सिंक्रोनस लैंग्वेज में देखोगे तो ये वाली लैंग्वेज आ गई, आर्गस है ना, एवरेस्ट है, स्ट्रल है, एक लुस्ट्रे है, एक सिग्नल्स है। तो ये अलग अलग है ना, ये सिंक्रोनस लैंग्वेज हो गई। ऐसे मैक्रो लैंग्वेज में देखोगे तो CPP है, M4 है, ML/I है। तो ये आपकी मैक्रोज लैंग्वेज का। तो क्वेरी लैंग्वेज में जाएंगे तो SQL है, XPath है, AQL है, PQL है ना, X क्वेरी है। फिर एक ये हो गया मेटा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में चले तो अपन C++ है, CWIC है, क्रूल है, D है, EC है, इमेक्स लिस्प है ना, इलिक्शिर है, F.NET है। फिर अपन रूल्स बेस्ड लैंग्वेज में चले तो AWK है, क्लिप्स है, कॉन्स्टेंट हैंडलिंग रूल्स है ना। इस तरह से अपने पास बहुत सारी लैंग्वेज हो सकती है। न्यूमेरिकल एनालिसिस के लिए आपके पास है ना मैथमेटिका, मेटलेब है, प्रोस है, आर है। ऐसे सिंटेक्स हैंडलिंग्स में आपकी ये अलग अलग हो गया। ये सिंटेक्स हैंडलिंग लैंग्वेजेज में ANTLR है, कोको/R है ना, EBNF विद सिमेंटिक्स, GNU बाइसोन, FSF वर्जन, ये हो गया वर्जन्स ऑफ YCC। तो ऐसे ही है ना, ये आपकी सिंटेक्स हैंडलिंग लैंग्वेज का। तो नॉन इंग्लिश बेस्ड लैंग्वेज में ये आ गया आपकी, है ना, बहुत सारी लैंग्वेज है। फिर XML बेस्ड लैंग्वेज में आंट है, सी एक्स, ये हो गया क्वेश्चन है, XPath है, XQuery है, XProc है। तो ऐसे अपने पास है ना बहुत सारी कैटेगरी हो सकती है। तो मेजर तो अपन को अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद करना हो तो अपन है ना ये 5 कैटेगरी याद कर सकते हैं। तो नंबर 1 इम्पेरेटिव लैंग्वेज, नंबर 2 फंक्शनल लैंग्वेज, नंबर 3 लॉजिक बेस्ड लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, मार्कअप लैंग्वेज। तो इनका क्या क्या बेसिक कंसेप्ट है और विद एग्जांपल ये याद कर सकते हो। और अगर अपन पूरी लैंग्वेज की सूची देखें तो इसे बहुत लंबी चौड़ी सूची होती है। तो अगर आप कैटेगराइजेशन करें तो अपन को है ना अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अलग अलग तरह के अपन एग्जीक्यूट करें टास्क हो या स्पेसिफिक कोई जॉब हो, तो उसी उसी के अकॉर्डिंग अपन को लैंग्वेज का सिलेक्शन करना होता है। तो आज की क्लास को अपन यहीं पे एंड करेंगे। अच्छा लगे लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।